प्रकाश की तरंग प्रकृति, और इंग्लिश में कहते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। मेन टॉपिक है हमारा न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। मेन टॉपिक तो यही है, लेकिन हम लोग तो जान चुके हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक ऊर्जा है। उसमें कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? उष्मीय ऊर्जा पाया जाता है। जब चलने लगता है तो गतिज ऊर्जा आ जाता है। जानते हैं प्रकाश में कौन सा ऊर्जा होता है? उष्मीय ऊर्जा। प्रकाश में ऐसी है जिसके माध्यम से हमके वस्तुएं जो होती है दिखाई देती है। इसके माध्यम से हमें क्या करते हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऊर्जा, उष्मा। अब प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर क्या है। अब प्रकाश का गुण क्या है, ये सब जानते हैं। आप जानते हैं प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा में गमन, सरल रेखा में जाता है। प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा में गमन कर सकता है। सरल रेखा में गमन मतलब सीधी रेखा में चलता है, एकदम सीधी सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में गमन करेगा। सेकंड नंबर में क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता है। दूसरा अपवर्तन होता है। अब अपवर्तन परावर्तन के बारे में तो पढ़ चुके हैं। परावर्तन मतलब होता है क्या? परावर्तन मतलब होता है प्रकाश जैसे चमकीली सतह है, यहाँ से प्रकाश आया, जितने एंगल से आया उतने एंगल से मुड़ गया। ऐसे आया 90 एंगल पे मुड़ गया, यही होता है प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन मतलब होता है माने अलग वायु है, पानी है, अभिलंब है, यहाँ से आएगा वायु पानी, एयर वाटर। अब जानते हैं कि एयर से लेके वाटर में जाएगा तो थोड़ा इधर क्या होगा? झुक जाएगा भाई। क्या करेगा? झुक जाएगा। ये होता है अपवर्तन होता है। मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो विचलित हो जाता है, मुड़े या झुके, मुड़े या सीधे जाए, ये होता है अपवर्तन। तीसरा नंबर में होता है विवर्तन। विवर्तन जिसे कहते हैं डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। विवर्तन मतलब होता है क्या? विवर्तन मतलब होता है भाई देखो, जैसे उदाहरण लेते हैं जहाज, मतलब सूर्य भगवान है ना, सूर्य भगवान, सूर्य बाबा हमें क्या देते हैं? रोशनी देते हैं, वहां से लाइट आती है, लेकिन बीच में आ गई एरोप्लेन। मान ले बीच में कैसे आ गए भाई? कोई जहाज आ गई। मान लो भैया कोई जहाज उड़ रही है, कैसे बनाते हैं? मान लो कोई जहाज है भाई, जहाज ऐसे आ रही, बीच में जहाज ऐसे आ गई, कोई जहाज बीच में, सूर्य भगवान है, रोशनी दे रहे हैं, बीच में कोई जहाज, मान लिया ऐसे बीच में कोई जहाज भैया आ गई, मान लो कोई जहाज ऐसे बीच में आ गई। अब क्या होगा? अब सूर्य भगवान का रोशनी पड़ेगा इसे। अब क्या करेगा? सूर्य मतलब प्रकाश जो इस पे पड़ेगा, प्रकाश इस पे पड़ा, लेकिन थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगा, इधर से मुड़ जाएगा, इधर से मुड़ा है, 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 इधर से मुड़ा, मतलब कुछ प्रकाश जो थी, मतलब प्रकाश से क्या करेंगे? इधर से मुड़ जाएंगे, इधर से मुड़ेंगे, पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा मुड़ जाएंगे। बीच में अवरोध बन गया ना, प्रकाश तो चल रही थी सीधे भैया, हम चलेंगे आगे, लेकिन बीच में सूर्य भगवान आ गए, बीच में जहाज आ गया। जब जहाज आ गया तो प्रकाश कहाँ पड़ेंगे? जहाज पे ही पड़ेंगे। सूर्य भगवान से रहेगा ना रोशनी, बीच में जहाज, एरोप्लेन पड़ गया। अब एरोप्लेन से इधर से प्रकाश निकली, इधर से एक मुड़ा, इधर से, अब पड़ेंगे भाई, अब इधर से मुड़ा, इधर से मुड़ा, अब प्रकाश इधर से टकरा के इधर थोड़ा मुड़ गई, अब कहीं ना कहीं प्रकाश मिलेंगे तो इसका इमेज भी बनेगा, लेकिन ऊपर ही इमेज बन गया, नीचे तो आया नहीं। यही होता है विवर्तन होता है। प्रकाश यानी जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है, रुकावट हो जाता है, तो वहां से प्रकाश थोड़ा मुड़ जाता है भाई, थोड़ा मुड़ गया ना, यही होता है क्या? विवर्तन। डिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? डिफ्रैक्शन। क्या होता है? डिफ्रैक्शन। समझ में आ गया ना? अब डिफ्रैक्शन होता है। अब चौथा नंबर में आ गया कि प्रकाश में ध्रुवण होता है, व्यतिकरण होता है, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे, जिन के बारे में हम नहीं जाने। विवर्तन के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, तो परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ लिया। अब हम जानते हैं कुछ प्रकाश की चाल तो मालूम है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये सब छोटा वाला बच्चों का कार्य है, तो इन सब के बारे में ना जानते हैं हम डायरेक्ट आते हैं न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत क्या है और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। अब न्यूटन का कणिका, पहले नंबर में देखते हैं न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। न्यूटन साहब ने क्या कहा? न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत न्यूटन साहब ने कहा, किसने? सन 1675 ईस्वी में न्यूटन साहब ने कहा 1675 ईस्वी में कि जो हमारी प्रकाश तरंगें होती हैं कणों से मिलकर बना होता है,
किन से मिलकर बना होता है? प्रकाश तरंग नहीं, प्रकाश, सॉरी, जो हमारी प्रकाश होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कण से बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। हमारी जो प्रकाश होती है वो किससे बना होता है? कण से मिलकर बना होता है। किससे? कण से मिलकर बना होता है। इन्हीं कणों के माध्यम से ही प्रकाश का होता है गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है। 3 गुणे जिसका चाल क्या है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। कौन? प्रकाश। प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? कण से मिलकर बना होता है। और जहां से भी प्रकाश निकलती है तो वहां से कणिकाएं निकलती हैं। मतलब प्रकाश, प्रत्येक प्रकाश स्रोत से यही कण निकलता है। कौन कहा? न्यूटन साहब ने कहा प्रत्येक प्रकाश स्रोत से क्या निकलती है? एक कण निकलती है, कण निकलती है। यही कण हमारी आंखों में पड़ता है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। कौन कह रहा है भाई? न्यूटन साहब कह रहे हैं। न्यूटन साहब ने ये कहा कि जो हमारी प्रकाश होती है किससे मिलकर बना है? कणिका से मिलकर बना है, यानी कणों से मिलकर बना है। यही कण हमारी आंखों में पड़ती है तब वस्तुएं हमें दिखाई देती है। किसने कहा? न्यूटन अंकल ने कहा। तो न्यूटन अंकल ने अपना बता दी। अब इनका सुन लिए, हम इनको भी सुन लेते हैं। हाइगन्स बाबा का, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत। अब हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, अब इन्होंने भी क्या किया? एक थ्योरी दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, प्रकाश जो होती है हमारी तरंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश जो होती है हमारी तरंगों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? तरंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश हमारी तरंगों से मिलकर बना होता है। यही तरंगे क्या होती हैं? सीधी, यही तरंगे हमारी सभी दिशाओं में, सीधी रेखा में ये तरंगे सभी दिशाओं में फैल जाती है, जिसके कारण पूरा शहर चमकीला, चमकदार हो जाता है। कौन कह रहा है? हाइगन्स बाबा कह रहे हैं कि यही तरंगे सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। यही तरंगे हमारी आंख में पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। यही तरंगे 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। और यही तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यही तरंग को चलने के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हमें चलने के लिए धरती की आवश्यकता होती है, तो हवा में आके गिर जाएंगे भैया, समझ रहे कि नहीं? उसी प्रकार इनको चलने के लिए, तरंग को चलने के लिए क्या आवश्यकता है? माध्यम की। उन्होंने माध्यम माना ईथर। क्या माना? ईथर माना। अब उन्होंने ईथर का क्या किया? कल्पना किया, सोचा भैया, सपना देखें, संभावना किए। तो क्या किया उन्होंने कि तरंगे जो होती हैं, प्रकाश जो होती है तरंग के रूप में चलती हैं। तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा भैया, कल्पना किया कि ये माध्यम क्या है? ईथर है। और इसमें कोई भारहीन, और एक ईथर क्या होता है? भारहीन। इसमें कोई भार नहीं होता है। ईथर में कोई भार नहीं होता। यही ईथर में कोई भार नहीं होता है। ईथर में कोई भारहीन है, द्रव्यमानहीन है। तो और यही जो होती है ईथर, यही तरंगे जो होती हैं हमारी आंख में पड़ती है, वस्तु में दिखाई देती है। किसने कहा? हाइगन्स ने कहा, हाइगन्स बाबा ने कहा। तो इन्होंने अपना थ्योरी ये सब दे दिए। ये हो गया हमारा हाइगन्स का तरंग सिद्धांत और प्रकाश के तरंगों का ईथर प्रकाश तरंग। अब क्या हुआ? इन्होंने जो कहा, न्यूटन बाबा ने जो कहा, व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण की व्याख्या करने में असफल है। असफल है मतलब बता नहीं पाए। क्यों? न्यूटन बाबा ने व्यतिकरण विवर्तन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे पाए। अब क्या हुआ? अब हाइगन्स बाबा ने कुछ भी गलतियां की थी। उन्होंने ये भी बताया था द्वितीयक तरंगिकाएं। अब ये तरंगिकाएं क्या है? इन तरंगिकाओं को आगे जानेंगे, लेकिन वैसे हम और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन बता दे रहे हैं। जैसे कि अब जानते हैं कि प्रकाश स्रोत, अब इन्होंने बताया कि प्रकाश जो तरंग के रूप में चलती है। भाई सही है, प्रकाश जो तरंग के रूप में चलती है। जैसे मान लिए यहाँ से एक गोला है, यहाँ से कुछ तरंगे निकल रही। भाई क्या हुई? तरंगे निकल रही है, तरंगे कुछ निकल रही। अब यहाँ ये तरंगे में इन तरंगे निकल रही हैं। इन तरंगों में कुछ बिंदु होगा, इन तरंगों में भी कुछ कणिकाएं होती हैं, और इन कणिकाओं से भी कुछ नए तरंगे निकलती हैं। यहाँ से भी ये प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे, इसी को कहते हैं द्वितीय तरंगिका। प्राथमिक तरंगिका से भैया जो ये होती है द्वितीय तरंगिकाएं, जो यहाँ से निकलती है द्वितीय तरंगिका। इन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन वैसे हम बता दे रहे हैं कि क्यों, मतलब क्या क्या बता पाए, क्या क्या नहीं। तो उन्होंने बताया कि जो तरंगिकाएं होती है आगे की दिशा में, द्वितीय तरंगिका हमेशा आगे की दिशा में बनती है। लेकिन ये नहीं बताएं कि पीछे की दिशा में क्यों नहीं बनती, सिर्फ आगे की दिशा में क्यों बनती है, पीछे की दिशा में क्यों नहीं बनती द्वितीय तरंगिका, ये नहीं बता पाए। और इन्होंने जो तरंग माना था, कौन सा तरंग माना था? अनुदैर्घ्य बबुआ,
कौन सा तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग माना था। और अनुदैर्ध्य तरंग, अब जानते हैं अनुदैर्ध्य तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए। किसकी? ध्रुवण की भी व्याख्या नहीं कर पाए, जिसके कारण बाद में अनुप्रस्थ तरंग मानकर ध्रुवण की व्याख्या कर दी है। कौन? अनुप्रस्थ तरंग मानकर ध्रुवण की व्याख्या कर दी है। अब उन्होंने बताया था कि भैया माध्यम ईथर की आवश्यकता थी ना, माध्यम के लिए भैया कुछ सपना देखा था, संभावना की थी कि नहीं ईथर भी रहेगा चल जाएगा, लेकिन माइकलसन मोर्ले जी ने ईथर को प्रमाणित करने में असफल हैं कि ना भैया माध्यम की आवश्यकता नहीं रहेगी, ईथर उथर कुछ नहीं, निर्वात में बिना माध्यम के ही चल देंगे। कौन? प्रकाश बिना माध्यम के निर्वात में भी गमन करता है भाई, जहां वायु भी ना हो, माध्यम की कोई जरूरत नहीं है। कौन? माइकलसन मोर्ले जी ने कहा। तो क्या बताते हैं? और विद्युत प्रभाव, हाँ गुड़े भी, विद्युत प्रभाव मतलब होता है कि विद्युत प्रभाव मतलब कोई धातु है, उस पे धातु में सोना है, सोना में प्रकाश पड़ा, उसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये होता है विद्युत प्रभाव। सोना पर प्रकाश पड़ा, क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन, ये होता क्या? विद्युत प्रभाव। विद्युत प्रभाव का भी व्याख्या नहीं करता। कौन? विद्युत प्रभाव का भी व्याख्या नहीं कर पाए बाबू। कौन? इलेक्ट्रिक, कौन? हाइगेंस बाबा ने। तो ये था हमारा प्रकाश की तरंग प्रकृति। आगे हम जानेंगे तरंगाग्र क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है, गोलीय तरंगार, समतल तरंगार, बेलनाकार तरंगार क्या होती है, हाइगेंस की तरंग सिद्धांत, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से कल पढ़ेंगे। आज इतना, बस इतना।